नमस्कार दोस्तों, आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के हिंदी विषय के 2016 से लेकर के 2023 तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो आज हम हिंदी सब्जेक्ट को पूरा 2016 के और 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर के हैं उन पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो आप वीडियो के एंड तक बने रहें। यदि आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों में शेयर कर दें। और डीएलएड की जितनी भी क्लासें हैं आपको हमारे प्लेलिस्ट में या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन में। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी कल्पनाशीलता को जागृत करने के लिए पूछना चाहिए। कौन से प्रश्न पूछना चाहिए? वर्णनात्मक प्रश्न, विकासात्मक प्रश्न या व्याख्यात्मक प्रश्न या विश्लेषणात्मक प्रश्न। तो बच्चों को कहानी सुनाते समय बीच बीच में उनकी क्रियाशीलता को जागृत करने के लिए कौन से प्रश्न पूछने चाहिए? विकासात्मक प्रश्न। तो आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जो हमारा अगला क्वेश्चन है, जो बहुत अधिक बोलता हो वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होने वाला एक शब्द क्या है? तो उसे वक्ता कहते हैं, सुवक्ता कहते हैं, वाचाल कहते हैं या नेता कहते हैं। तो जो बहुत अधिक बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन में दिया था वक्ता, तो वक्ता किसे कहते हैं? जो बोलता है उसे वक्ता कहते हैं। जो बोलता है उसे क्या कहते हैं भाई? उसे वक्ता कहते हैं। और जो अच्छा बोलता है उसे सुवक्ता कहते हैं। आपसे अगर पूछा जाए कि सुवक्ता किसे कहते हैं, तो जो अच्छा बोलता है उसे सुवक्ता कहते हैं। और जो नेतृत्व करता है वो नेता कहलाता है। वह जो नेतृत्व करता है वो नेतृत्व कहलाता है। और जो अधिक बोलता है उसे वाचाल कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, जागृत शब्द का विलोम है विषुप्त, सुषुप्त, शयन या चेतना? तो राइट आंसर हो जाएगा सुषुप्त। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सुषुप्त। जागृत का शब्द विलोम क्या है? सुषुप्त। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगर हम विषुप्त की बात करते हैं तो विषुप्त का विलोम क्या होता है? निष्क्रिय होता है। अगर चेतना के विलोम की बात करते हैं, चेतना का मतलब होता है, चेतना का अर्थ क्या होता है? जागृत होता है और जागरूकता होता है। और शयन का अर्थ की बात करते हैं तो शयन का अर्थ होता है सोना या आराम करना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सजग शब्द का पर्याय नहीं है चौकस, सचेत, पहरेदार या सावधान? तो ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पहरेदार सजग शब्द का पर्याय नहीं है। कौन सा? ऑप्शन नंबर सी पहरेदार। अगर हम सजग का पर्यायवाची शब्द देखते हैं तो पर्यायवाची क्या होती है इसकी? सचेत, चौकस, सावधान, जागरूक, सतर्क आदि। ठीक है, जबकि पहरेदार इसकी पर्यायवाची नहीं, इसलिए ये ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। महाकवि शब्द में प्रयुक्त समास है। ठीक है, तो कर्मधारय समास है, अव्ययीभाव समास है, तत्पुरुष समास है या बहुब्रीहि समास है? तो कर्मधारय समास है महाकवि। ठीक है, तो महान कवि। तो इसमें कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। अगर हमसे पूछा जाता है, हम अगर द्विगु समास की बात कर लेते हैं और द्वंद्व समास की भी बात कर लेते हैं। ठीक है, द्विगु समास क्या होता है? जिसमें हमेशा संख्या पूछी जाती है, जिसमें कभी संख्या होती है उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है, और जैसे त्रिनेत्र या चौराहा, तो चौराहा चार राहों का समूह, चौराहा चार राहों का समूह। इसमें कौन सा समास है? द्विगु समास है। कौन सा? द्विगु समास है। ठीक है, और जैसे
द्वंद्व समास की बात करते हैं तो द्वंद्व समास में क्या होता है, जैसे हम ले लेते हैं माता पिता, माता और डैश पिता, माता और पिता, तो इसमें क्या है, द्वंद्व समास है। ठीक है, जैसे चाचा और चाची, राम और लक्ष्मण, ये क्या है, इसमें सभी में द्वंद्व समास है। ठीक है, तो अगर द्वंद्व समास भी पूछा जाए या कर्मधारय समास पूछा जाए या द्विगु समास पूछा जाए तो याद रखना। और द्विगु समास को सबसे अच्छे से याद रखने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि जिसमें संख्या होती है तो वो द्विगु समास होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रति उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो प्रति उपसर्ग, उपसर्ग का मतलब आगे और प्रत्यय का मतलब पीछे, जो मतलब जो आगे लग करके शब्द बनाए जाते हैं वो उपसर्ग कहलाते हैं। जैसे प्रतिधन कूल, प्रतिकूल, प्रतिधन कूल, प्रतिकूल, प्रतिदिन, प्रतिधन दिन, प्रतिदिन। ठीक है, तो दो ही पूछा था तो इतने लिख दोगे। प्रतिधन ज्ञा, प्रतिज्ञा, ये भी कर सकते हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। तो कारक शब्द में अक प्रत्यय लगा हुआ है। अभी हमने ऊपर ही बात किया कि उपसर्ग आगे लगता है और प्रत्यय हमेशा पीछे लगा होता है। तो कारक शब्द में कौन सा प्रत्यय है, अक प्रत्यय लगा हुआ है। यह प्रत्यय क्रिया से संज्ञा बनता है। क्री धातु का अर्थ करना, अक प्रत्यय लगाकर कारक शब्द बनता है, जिसका अर्थ क्या होता है, करने वाला, जिसका अर्थ क्या होता है, करने वाला। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। ईश ने पत्र पढ़ा वाक्य में कौन सा लकार प्रयुक्त है। तो ईश ने पत्र पढ़ा वाक्य में लंग लकार भूतकाल प्रयुक्त हुआ है। कौन सा, लंग लकार भूतकाल। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तो और। बालक तेज दौड़ता है वाक्य में किस क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है। तो बालक तेज दौड़ता है वाक्य में रीतिकाल क्रिया विशेषण का उपयोग किया गया है। यानी कि बालक तेज दौड़ता है वाक्य में रीतिकाल क्रिया विशेषण है। ठीक है, रीतिकाल क्रिया विशेषण क्रिया की रीति या तरीके को बताता है, यानी कि वो धीमे दौड़ रहा है या तेज दौड़ रहा है, यानी कि उसकी रीति को बता रहा है कि वो धीमे दौड़ रहा है या तेज दौड़ रहा है। तो ये कौन सा हो जाएगा, रीतिकाल क्रिया विशेषण हो जाएगा। ठीक है, यानी कि रीतिकाल में ये होता है कि बालक किस तरह दौड़ रहा है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। वर्णन शब्द के दो पर्यायवाची शब्द लिखिए। तो वर्णन शब्द का पर्यायवाची चित्रण, कथन, व्याख्या, विवरण, उल्लेख, चर्चा आदि होते हैं। ठीक है, वर्णन का मतलब व्याख्या करना, कथन, विवरण, उल्लेख, ये क्या है, तो ये सभी को पता होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। सर्वनाम शब्द के दो उदाहरण लिखिए। तो सर्वनाम शब्द के दो उदाहरण, मैं, यानी कि मैं, यह शब्द स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है। यानी कि मैं, यह स्वयं किसके लिए प्रयुक्त होता है, स्वयं के लिए प्रयुक्त होता है। तुम, यह शब्द सुनने वाले व्यक्ति को दर्शाता है। यानी कि तुम, यह किसको दर्शाता है, सुनने वाले व्यक्ति को दर्शाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो अब हम आ गए हैं लघु उत्तरीय प्रश्नों पर। तो पहला क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। तो क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, क्रिया विशेषण वे शब्द होते हैं जो क्रिया की विशेषता बताते हैं। यानी कि जो क्रिया की विशेषता बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। वे क्रिया के जैसे कैसे, कब, कहाँ, कितना, क्यों आदि का बोध कराते हैं। ये जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं पहला, वह तेज दौड़ता है। तो अभी वो कैसे दौड़ रहा है, मतलब रीति उसकी बता रहा है कि वो कैसे दौड़ रहा है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। तो ये क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला है, वह कल आएगा। कल आएगा अर्थात काल को बता रहा है, मतलब कालवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। वह यहाँ बैठा है, यानी कि स्थान बताया जा रहा है कि वो यहाँ बैठा है,
तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। वह बहुत पढ़ता है, परिणाम बता रहा है कि वो बहुत, परिणामवाचक क्रिया विशेषण हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं? भाषा ज्ञान का विकास। ठीक है, भाषा ज्ञान का विकास, यानी कि गद्य शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में भाषा ज्ञान का विकास करना है। गद्य को पढ़कर छात्र विभिन्न प्रकार के शब्दों और वाक्यों से परिचित होते हैं। यानी कि गद्य, अगर हमको भाषा का ज्ञान हो जाएगा, गद्य को पढ़ करके छात्र क्या करेंगे? विभिन्न प्रकार के शब्दों और वाक्यों से परिचित हो जाएंगे, जिससे उनका शब्द भंडार और भाषा कौशल विकसित होगा। यानी कि हम अगर भाषा को सीख लेते हैं, भाषा ज्ञान को सीख लेते हैं, तो हमको पढ़ने में आसानी रहती है। दूसरा क्या है गद्य शिक्षण के उद्देश्य में? विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता। यानी कि जब हम भाषा सीख लेंगे, पहला क्या था कि अगर हम भाषा सीख लेते हैं तो हम अपने विचारों और भावनाओं को अच्छे से व्यक्त कर पाएंगे। नहीं, हम बता ही नहीं पाएंगे। किस तरह बताएंगे भाई? गद्य शिक्षण के द्वारा छात्रों में विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने की क्षमता का विकास होता है। तो ये भी लिख दोगे। कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का विकास, यानी कि कल्पनाशीलता और रचनात्मकता का भी विकास होता है इससे, जिससे हम नई चीज़ों को सोचने और बनाने में सक्षम हो जाते हैं, कल्पना करने लगते हैं। ठीक है, रचनात्मक यानी कि रचना करने को सोचते हैं नई चीज़ का। और सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास, यानी कि समाज में क्या होगा? अच्छे बुरे का अंतर समझने लगेंगे हम। सामाजिक और नैतिक मूल्यों का विकास, तो हम समाज में अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इसमें समझने में सक्षम हो जाते हैं। मनोरंजन और आनंद, तो गद्य शिक्षण के द्वारा छात्रों को मनोरंजन एवं आनंद प्राप्त होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है वाक्य किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। तो शब्दों का ऐसा समूह होता है जो किसी पूर्ण अर्थ को व्यक्त करता है। शब्दों का ऐसा समूह होता है जो किसी पूर्ण अर्थ को व्यक्त करता है। इसमें कम से कम एक कर्ता और एक क्रिया होनी चाहिए। यानी कि वाक्य में क्या होना चाहिए? एक कर्ता होना चाहिए और एक क्रिया हमेशा होनी चाहिए। साधारण शब्दों में कहा जाए तो वाक्य शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, यानी कि साधारण शब्दों में अगर कहा जाए तो वाक्य क्या होता है? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। ठीक है, तो व्याकरण की दृष्टि से एक शुद्ध वाक्य निर्माण में निम्नलिखित गुणों का होना चाहिए। आकांक्षा होनी चाहिए, योग्यता होनी चाहिए, निकटता होनी चाहिए, पदक्रम होना चाहिए या अन्वय होना चाहिए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है तो अगला क्वेश्चन है हमारा उपकार, अनुपम, अपेक्षा, खग शब्दों के दो दो शब्द पर्यायवाची शब्द लिखिए। इनके पर्यायवाची बतानी है आपको। तो उपकार की पर्यायवाची अगर की बात करते हैं तो उपकार का मतलब होता है भलाई, परोपकार, आसान, परमार्थ या आभार। ये उपकार की पर्यायवाची हैं। अनुपम की पर्यायवाची की बात करते हैं हम अगर, तो अनूठा, अद्भुत, अनोखा, अप्रतिम, अद्वितीय, अतुलनीय। ठीक है, ये सभी अनुपम की पर्यायवाची हैं। अगर उपेक्षा की पर्यायवाची की बात करते हैं तो उपेक्षा की पर्यायवाची होती हैं अनादर, तिरस्कार, अवहेलना, अवमानना या अपमान या उदासीनता। ये उपेक्षा की पर्यायवाची है। खग की पर्यायवाची क्या क्या होती है भाई? खग मीन्स होता है पक्षी। ठीक है, नभचर, पखेरु, द्विज, चिड़िया, विहग और गगनचर। ठीक है, तो इतना लिख दोगे पर्याप्त हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है समास किसे कहते हैं? बहुब्रीहि समास के दो उदाहरण लिखिए।
तो समास किसे कहते हैं? तो समास का तात्पर्य संक्षिप्तीकरण होता है, अर्थात छोटा रूप। यानी कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। तो भाई समास सिंपल भाषा में क्या आप बोल सकते हैं कि जब दो या दो से अधिक शब्द मिलकर एक नया शब्द का निर्माण करते हैं या बनाते हैं तो उसे समास कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे रसोई के लिए घर, रसोई घर, हाथ के लिए कड़ी, हथकड़ी, राजपुत्र यानी कि राजपुत्र, राज का पुत्र यानी कि राजपुत्र। ठीक है। और हम बात करते हैं समास। अगर आपसे पूछ लिया जाता है कि समास होते कितने प्रकार के हैं, तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? समास, हिंदी में समास 6 प्रकार के होते हैं। अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ठीक है। अब हमसे बहुब्रीहि समास पूछा गया था, तो बहुब्रीहि समास वो होता है कि बहुब्रीहि समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, इसमें दो पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं, अर्थात तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें दो पद मिलकर तीसरे पद का निर्माण करते हैं तो तीसरा पद प्रधान होता है, इसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। उदाहरण के लिए त्रिनेत्र, 3 हैं नेत्र जिसके अर्थात शिव। ठीक है। पीतांबर, पीले हैं वस्त्र जिसके अर्थात श्री कृष्ण। ठीक है। गजानन, गज है, आनन है अर्थात गणेश। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है विपरीतार्थक शब्द से क्या आशय है? मुक्ति, लौकिक, वादी तथा संयोग शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। हमको विलोम शब्द बताना है। तो विलोम शब्द क्या होते हैं? तो विलोम शब्द वे होते हैं जिनके अर्थ विपरीत या एक दूसरे के विपरीत होते हैं, जैसे उन्हें विलोम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिन का क्या होता है? रात होता है। इसी प्रकार हमसे कुछ शब्दों के पूछा गया था है कि मुक्ति का विलोम क्या होगा? तो मुक्ति का बंधन होगा। ठीक है। लौकिक का अलौकिक होगा और वादी का प्रतिवादी होगा। संयोग मतलब मिलना और वियोग मतलब बिछड़ जाना, तो संयोग का क्या हो जाएगा? वियोग हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है भाषा शिक्षण में मौन वाचन का क्या महत्व है? संक्षेप में लिखिए। तो भाषा शिक्षण में मौन वाचन का महत्व क्या क्या है? पढ़ाई की गति और धारावाह में वृद्धि। यानी कि इससे क्या होगा भाषा शिक्षण से कि पढ़ाई की गति और धारावाह में वृद्धि हो जाएगी। मौन वाचन से बच्चों को शब्दों को पहचानने और उनका अर्थ समझने में तेजी लाने में मदद मिलती है। ठीक है। अवधारणा में सुधार, यानी कि उनके अवधारणा में भी सुधार हो जाएगा। ठीक है। शब्द भंडार का विकास, यानी कि मौन वाचन छात्रों को नए शब्दों से परिचित कराया जाएगा। ठीक है। और उन्हें उनके अर्थ समझने में मदद करता है। शब्द भंडार जब हमको पता रहेंगे तो उनको अर्थ समझने में कठिनाई नहीं होगी, आसानी रहती है। एकाग्रता में वृद्धि, एकाग्रता में भी वृद्धि होगी। मौन वाचन छात्रों में एकाग्रता विकसित करने और ध्यान केंद्रित करने में मदद करता है। और आत्मविश्वास में वृद्धि, ये सबसे बड़ी बात है कि बच्चों में आत्मविश्वास की वृद्धि आ जाती है कि मौन वाचन छात्रों को अपनी पढ़ने की क्षमता में आत्मविश्वास विकसित करने में मदद करता है। ठीक है। तो दोस्तों हमने 2016 के जितने भी क्वेश्चन थे हमने उनको कवर कर लिया है। अब 2017 के क्वेश्चनों को कवर करेंगे। ठीक है। और अगर आप वीडियो को 1-2 बार देख लेंगे तो ये 100% है कि इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। ठीक है। 102 बार आप अगर वीडियो को देख लेते हैं परीक्षा देने से पहले तो इससे बाहर कुछ भी एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, क्योंकि हम पहले ही बता चुके हैं कि 2016 से लेकर 2023 के जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हुए हैं हम सबको कवर करने वाले हैं। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है रानी
केतकी की कहानी के रचयिता हैं। तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के रचयिता इंसा अल्लाह खां हैं। कौन है? इंसा अल्लाह खान। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अब आपके पास ऑप्शन दिए हैं किशोरीलाल गोस्वामी, जयशंकर प्रसाद, इंसा अल्लाह खां और प्रेमचंद। तो किशोरीलाल गोस्वामी की रचना की अगर हम बात करते हैं तो इनकी रचना थी इंदुमती। ठीक है, इनकी रचना क्या थी? इंदुमती। और जयशंकर प्रसाद ये छायावादी युग के कवि थे। अगर जयशंकर प्रसाद के बारे में पूछा जाए तो ये छायावादी युग के कवि थे। और इनकी रचना है क्या? इनकी रचना है कामायनी, ठीक है, चित्रधार, अजातशत्रु, इन्हीं की रचना है। और प्रेमचंद की अगर हम बात करते हैं तो इनकी बहुत जो सबसे इंपॉर्टेंट रचना पूछी जाती है गोदान और गबन पूछी जाती है। कफन, ईदगार, ठीक है, निर्मला, इनकी सेवा सदन, पूस की रात, और जो सबसे इंपॉर्टेंट है गोदान और गबन, ठीक है, इनकी सबसे ज़्यादा रचना पूछी जाती है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, कवि शब्द का स्त्रीलिंग है। तो ऑप्शन दिए हैं कवित्री, 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 कवित्री। तो ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, कवित्री, कवित्री। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है? तो प्रतिज्ञा है, संख्या है, बोली है या भाषा है? तो व्याकरण में वचन का सही अर्थ क्या है भाई? तो संख्या है। क्या है? संख्या है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण हैं? तो अच्छाई, मानवता, बचपन किस संज्ञा के उदाहरण हैं? तो ये भाववाचक संज्ञा के हैं या व्यक्तिवाचक संज्ञा के हैं या जातिवाचक के हैं या द्रववाचक के? तो ये भाववाचक संज्ञा के हैं। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। अच्छाई, मानवता, बचपन भाववाचक संज्ञा के हैं। भाववाचक संज्ञा होता क्या है? तो भाववाचक संज्ञा में किसी पदार्थ की भावना, गुण, दोष, अवस्था का बोध होता है। ठीक है, क्या होता है? उसके गुण, दोष और अवस्था का बोध होता है। जैसे बचपन, बुढ़ापा, ये क्या है? सब भाववाचक संज्ञा है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है कौन सा परिमाण बोधक विशेषण है? कैसा, लाल, तिकोना, थोड़ा? तो ऑप्शन नंबर कौन सा राइट हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, जिसमें परिणाम पता चल रहा है। तो थोड़ा, भाई कैसा, तो ये तो परिणाम है ही नहीं। लाल, ये भी परिणाम नहीं है। तिकोना, ये भी नहीं है। थोड़ा, तो ये क्या है? परिणामवाचक है। तो परिणामवाचक होता क्या है? वे संज्ञा शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की मात्रा का बोध कराते हैं, यानी कि मात्रा कितना है, थोड़ा है, बहुत है, अधिक है, कम है, ये क्या है? परिणाम बोधक विशेषण है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है अतिलघुत्तरीय प्रश्नों पर हम लोग आ चुके हैं। तो पहला क्वेश्चन है अतिलघु का, प्र उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो प्र उपसर्ग का अर्थ आगे, पहले, सर्वोच्च, अधिक होता है। ठीक है, और हम प्र उपसर्ग से बनने वाले शब्द की अगर बात करते हैं तो प्रा धन आचार, प्राचार, प्राधन भाव, प्रभाव, प्राधन सन, प्रश्न। ठीक है, उपसर्ग आगे जुड़कर शब्द बनते हैं। उपसर्ग में आगे पहले उपसर्ग जोड़ा जाता है। ठीक है, और प्रत्यय में पीछे जोड़ा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रत्यय किसे कहते हैं? तो प्रत्यय वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द का अर्थ बदल देते हैं, उसे प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं भाई? वे शब्द जो किसी अन्य शब्द के अंत में जुड़कर, ठीक है, ये अंत में जुड़कर अपनी प्रकृति के अनुसार शब्द का अर्थ बदल देते हैं,
उसे प्रत्यय कहते हैं। जैसे पढ़ना धन वाला तो पढ़ने वाला, सुंदर धन था सुंदरता। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है काल कितने प्रकार के होते हैं? तो काल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो वर्तमान काल क्या होता है? जिस क्रिया से वर्तमान समय का पता चले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मैं खाना खा रहा हूँ, तो भाई इस समय मैं खाना खा रहा हूँ ना, तो ये वर्तमान काल है मेरा। और भूतकाल क्या होता है? जिस क्रिया से भूतकाल के होने का पता चलता है, यानी कि पिछली बातों का पता चलता है, वो भूतकाल होता है, यानी कि हमारा पास्ट होता है। ठीक है, यानी कि मैं खाना खा चुका हूँ, मैं खाना खा चुका था। ठीक है, ये क्या है? हमारा भूतकाल है। भविष्यत काल, जिस क्रिया से भविष्य के होने का पता चलता है तो उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे मैं विद्यालय जाऊंगा या मैं कल कानपुर जाऊंगा या प्रयागराज जाऊंगा। ठीक है, तो ये क्या है? भविष्यत काल, यानी कि कल मैं जाऊंगा ना, मैं विद्यालय जाऊंगा, तो ये भविष्य के लिए है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन में। अनुकरण वाचन किसे कहते हैं? तो अनुकरण वाचन वाचन का एक प्रकार है जिसमें शिक्षक द्वारा पाठ का उच्चारण करने के बाद छात्र उसी तरह से पाठ का उच्चारण करते हैं। अनुकरण वाचन क्या होता है? तो अनुकरण वाचन का एक प्रकार है जिसमें शिक्षक द्वारा पाठ का उच्चारण करने के बाद छात्र उसी तरह से पाठ का उच्चारण करते हैं। यानी कि जिस प्रकार से टीचर उच्चारण करते हैं ठीक उसी प्रकार से छात्र उसका पाठ का उच्चारण करते हैं। इसे अनुकरण वाचन कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा मौन वाचन के 2 उद्देश्य लिखिए। तो मौन वाचन के 2 उद्देश्य क्या है? अर्थ ग्रहण करने में सुधार, यानी कि मौन वाचन के द्वारा उसके अर्थ को सहजता के साथ ग्रहण किया जा सकता है। गति में वृद्धि, यानी कि मौन वाचन पाठन गति को बढ़ाने में सहायता करता है। तो समझ में आ गई होगी बात। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है पुरुषवाचक सर्वनाम के प्रकारों का नाम लिखिए। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष या और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होते हैं? वक्ता स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। उत्तम पुरुष क्या होता है भाई? जिसमें वक्ता स्वयं के लिए जिन सर्वनामों का प्रयोग करता है उन्हें उत्तम पुरुष सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम आदि। ठीक है, उत्तम मध्यम पुरुष क्या होता है? जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए, वे मध्यम पुरुष कहे जाते हैं। जैसे तू, तुम, आप सब आदि। मध्यम पुरुष क्या होता है? जिसे संबोधित करके कुछ कहा जाए, जैसे तुम सब। ठीक है, तो ये क्या है? संबोधन किया जा रहा है ना, कि संबोधित किया जा रहा है, तो ये मध्यम पुरुष में आता है। अन्य पुरुष क्या होता है? अन्य पुरुष वो होता है किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए, यानी कि किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए तो उसे अन्य पुरुष सर्वनाम के अंतर्गत आते हैं। जैसे वह, वे या ये आदि। ठीक है, तो आपको बात समझ में आ गई होगी। उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। तो एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि उत्तम पुरुष क्या होता है भाई? जब खुद के बारे में बात की जाती है तो उसे उत्तम पुरुष कहते हैं। ठीक है, जैसे मैं, हम। और मध्यम पुरुष क्या होता है? जब किसी दूसरे को संबोधित करके कुछ कहा जाता है तो उसे मध्यम पुरुष कहते हैं। और अन्य पुरुष क्या होता है? जब किसी अन्य व्यक्ति के बारे में बात की जाए या कुछ लिखा जाए तो वो अन्य पुरुष में आता है। जैसे वह,
वे ये। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन अति लघु में पहुंच चुके हैं, और सॉरी लघु उत्तरी में पहुंच चुके हैं। तो क्या है लघु उत्तरी का प्रश्न? गद्य और पद्य में अंतर लिखिए। तो गद्य और पद्य में अंतर क्या है? गद्य भाषा का वह रूप है जो सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होता है। ठीक है, गद्य क्या होता है? गद्य भाषा का वह रूप है जो सामान्य बोलचाल में प्रयुक्त होता है। गद्य की बात हो गई भी। पद्य क्या होता है? पद्य भाषा का वह रूप होता है जो लयबद्ध या छंदबद्ध होता है। जो पद्य होता है वो लयबद्ध और क्या होता है? छंदबद्ध होता है। ठीक है, गद्य क्या होता है? अब गद्य की फिर बात करते हैं। गद्य में लयबद्धता या छंद योजना नहीं होती। इसमें गद्य में क्या होता है कि लयबद्धता या छंद योजना नहीं होती, लेकिन पद्य में छंद योजना होती है जिसमें यति, मात्रा और तुकबंदी शामिल होते हैं। यानी कि गद्य में लयबद्धता और छंद योजना नहीं होती, लेकिन पद्य में होती है। ठीक है, अगला अंतर क्या है? गद्य में क्या होता है कि गद्य में वाक्यों की रचना लचीली होती है और उनकी लंबाई भिन्न हो सकती है, लेकिन पद्य में क्या होता है? वाक्यों की रचना निश्चित होती है और उनकी लंबाई समान होती है। यानी कि इसमें रचना लचीली होती है गद्य में और उनकी लंबाई भिन्न हो सकती है। ठीक है, लेकिन पद्य में क्या होता है कि रचना निश्चित होती है कि भाई इतना ही है और उनकी लंबाई समान होती है। ठीक है, गद्य की बात करते हैं अगर हम, तो गद्य का उपयोग विभिन्न प्रकार की रचनाओं में किया जाता है, जैसे कि कहानी, उपन्यास, निबंध, समाचार आदि में किया जाता है। लेकिन पद्य का उपयोग विभिन्न प्रकार की रचनाओं में किया जाता है, जैसे कविताएं, गीत, नाटक में। ठीक है, आदि में किया जाता है। और गद्य की और भी बात करें अगर हम, तो गद्य में विचारों को स्पष्ट और सरल तरीके से व्यक्त किया जाता है, लेकिन पद्य में भावनाओं को प्रभावशाली तरीके से व्यक्त किया जाता है। ठीक है, यानी कि इसमें सरल तरीका होता है गद्य में, लेकिन पद्य में क्या होता है? दोहों के माध्यम से हमारे तक भावनाओं को प्रभावशाली तरीके से व्यक्त किया जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्या है? नैतिक मूल्यों को सिखाता है। कहानियाँ छात्रों को अच्छे और बुरे के बीच का अंतर सिखाती है। और क्या होता है? सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है। ठीक है, भाषा कौशल में सुधार करता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। तो क्रिया विशेषण क्या होता है? वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं वे क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है कि वह शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं वे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। क्रिया विशेषण अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, अर्थात इसमें लिंग, वचन, कारक आदि के अनुसार कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्रिया विशेषण प्रायः क्रिया से पहले आते हैं। क्रिया विशेषण क्या होता है? प्रायः किससे पहले आते हैं? क्रिया से पहले आते हैं, लेकिन कुछ मामलों में वे क्रिया के बाद या वाक्य के आरंभ में ही आ जाते हैं। क्रिया विशेषण वाक्य में क्रिया विशेषण अन्य क्रिया विशेषण या विशेषण वाक्यों को स्पष्ट करते हैं, जैसे धीरे धीरे, तेज आदि शब्द चलना, दौड़ना, बढ़ना आदि क्रियाओं की विशेषता बताने का कार्य करते हैं। ये शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। ठीक है, जैसे वह धीरे धीरे चलता है। धीरे धीरे क्या है? इसमें क्रिया विशेषण है और चलने की विशेषता बता रहा है कि वो धीरे धीरे चल रहा है। चीता तेज दौड़ता है, तो तेज क्या है? क्रिया विशेषण है। ठीक है,
दौड़ने की विशेषता बता रहा है, यानी कि चीता के दौड़ने की विशेषता बता रहा है कि वो तेज दौड़ रहा है कि वो धीमे दौड़ रहा है। ठीक है, वह प्रतिदिन पूजा करता है, प्रतिदिन क्रिया विशेषण है और पूजा करने की विशेषता बता रहा है कि वो प्रतिदिन पूजा करता है कि भाई छोड़ के करता है ना। अगला क्वेश्चन है, संबंध वाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो संबंध वाचक सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव प्रकट होता है उसे संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। तो संबंध वाचक सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले जिन दो सर्वनाम शब्दों से संबंध का भाव प्रकट होता है उन्हें संबंध वाचक सर्वनाम कहते हैं। संबंध वाचक सर्वनाम में जो, जिसका, जितना, जैसे, जहाँ, जो भी, जिसके, जिससे आदि से शब्दों का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण के तौर पर देख लेते हैं, जैसे वह जैसे सोचता है वैसे ही करता है। ठीक है, वो जैसे सोचता है वैसे ही करता है। और दूसरे उदाहरण की बात करते हैं, तो दूसरा उदाहरण है, जो भी आएगा उसका स्वागत है। ठीक है, अगला क्या है, वह जिसके कारण परेशान है उसे बताओ। ये कई सारे उदाहरण हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं। बहुत बार पूछा गया है भाई ये बहुब्रीहि समास, तो बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं, उदाहरण से समझाइए। तो बहुब्रीहि समास में दो या दो से अधिक शब्द मिलकर किसी तीसरे शब्द का निर्माण करते हैं, या ऐसे कह सकते हो कि बहुब्रीहि समास में दो शब्द जब मिलकर बनते हैं तो यानी कि तीसरा पद प्रधान होता है। इसमें कौन सा पद प्रधान होता है, तीसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण की बात कर लेते हैं, 10 आनन, 10 है आनन जिसके अर्थात रावण। नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो उपसर्ग और प्रत्यय में, तो उपसर्ग शब्द दो शब्दों से बनता है। उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बनता है, कौन कौन से, उपधन सर्ग, ये उपसर्ग हो जाता है। और प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय शब्द दो शब्दों से मिलकर बना होता है। ये किससे बना होता है, प्रतिधन अय, प्रतिधन ऐसे मिलकर बना होता है। उपसर्ग की बात करते हैं, तो उपसर्ग शब्द प्रारंभ से जुड़ते हैं, यानी कि शुरुआत में जुड़ते हैं ये, और प्रत्यय क्या होते हैं, अंतिम में जुड़ते हैं। प्रत्यय क्या होते हैं, अंतिम में जुड़ते हैं, और ये प्रारंभ में जुड़ते हैं। उपसर्ग की अगर हम बात करते हैं, तो उपसर्ग शब्द का अर्थ बदलता है या नया अर्थ देता है। यह क्या करता है, इसका अर्थ बदलता है या नया अर्थ देता है। लेकिन प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय शब्द का रूप बदलता है या नया रूप देता है। ठीक है, याद रखना। उपसर्ग की अगर हम बात करते हैं, तो उपसर्ग उस शब्द या समूह का नाम है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है एवं जिसे किसी शब्द के पूर्व कुछ सार्थक विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाता है। यानी कि उपसर्ग क्या होता है, ऐसा समूह का नाम है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है एवं किसी शब्द के पूर्व कुछ सार्थक विशेषता लगाने के लिए जोड़ा जाता है। लेकिन प्रत्यय क्या होता है, जिस शब्दांश का शब्द अथवा धातु में विधान किया जाए वह प्रत्यय कहलाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। उदाहरण के लिए अगर हम बात कर लेते हैं उपसर्ग और प्रत्यय की, तो उपसर्ग में क्या होता है, अन्याय, उपयोग, निराश, प्रभाव, विश्वास और सम्मान, ये आदि हैं। ठीक है, और प्रत्यय की अगर हम बात कर लेते हैं, तो लड़का, बड़ा, पढ़ना, खाना, देना, लिखना, भलाई, बुराई आदि, ये सब प्रत्यय के उदाहरण हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों, हम 2020 के मॉडल पेपर पर पहुंच चुके हैं। ठीक है,
तो पहला क्वेश्चन है कवि शब्द का स्त्रीलिंग है, तो कवि शब्द का स्त्रीलिंग कवित्री है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। व्याकरण में वचन का सही अर्थ है प्रतीक्षा, संख्या, बोली या भाषा। तो व्याकरण में वचन शब्द का सही अर्थ क्या है? संख्या। तो आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मरकट का पर्यायवाची शब्द है पानी, पुत्र, मित्र या बंदर। ठीक है, तो बंदर राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, और बंदर की और पर्यायवाची क्या होती हैं? कपि, कीस, वानर या शाखा मृग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है पुस्तक है, ममता है, अच्छाई है या रमेश है। तो इसमें कौन सा संज्ञा है जातिवाचक संज्ञा? तो पुस्तक जातिवाचक संज्ञा है। पुस्तक क्या है? जातिवाचक संज्ञा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं, अगर हम जातिवाचक संज्ञा की बात करते हैं तो जातिवाचक संज्ञा होता क्या है? जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बच्चा, जानवर, नदी इत्यादि। ठीक है, जिससे एक ही जाति के सभी प्राणियों का पता चले उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है फा का उच्चारण स्थान है कंठ, ओष्ठ, तालव्य या मूर्धन। तो फा का उच्चारण स्थान क्या है? ओष्ठ। क्या है? ओष्ठ। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन अति लघु में हम पहुंच चुके हैं। सम उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द लिखिए। तो सम उपसर्ग से बनने वाले दो शब्द संयम, संयोग हैं। ठीक है, उपसर्ग होता क्या है भाई? सम से तो हमने बना दिया, कौन से? संयम, संयोग। ठीक है, और उपसर्ग होते क्या हैं? वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उनके अर्थ में विशेषता लाते हैं। यानी कि जो वे शब्दांश जो किसी शब्द के आरंभ में लगकर उसमें विशेषता लाते हैं वो क्या कहलाते हैं? उपसर्ग कहलाते हैं, या उनके अर्थ को बदल देते हैं वे उपसर्ग कहलाते हैं। याद रहेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि पुष्टिमार का जहाज किसे कहा जाता है? तो पुष्टिमार का जहाज सूरदास जी को कहा जाता है। ठीक है, सूरदास जी को कहा जाता है। पुष्टिमार का जहाज किसे कहा जाता है? तो सूरदास जी को कहा जाता है। और आपसे पूछा जाता है कि प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है? सुमित्रानंदन पंत जी को कहा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है पंच परमेश्वर कहानी के लेखक का नाम लिखिए। तो पंच परमेश्वर की कहानी के लेखक का नाम प्रेमचंद है। ठीक है, प्रेमचंद हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध लेखकों में से एक हैं। पंच परमेश्वर की कहानी ग्रामीण जीवन से संबंधित है। ठीक है, पंच परमेश्वर किसकी कहानी है? तो प्रेमचंद जी की कहानी है। बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ स्पष्ट करते हुए अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या है? एकमात्र सहारा होना। एकमात्र सहारा होना। वाक्य प्रयोग कर दोगे क्या कि मोहन अपने बूढ़े माता पिता के लिए
अंधे की लकड़ी है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, प्रश्न गोचित शब्द किस समास का उदाहरण है? तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण है। तो तत्पुरुष समास होता क्या है? तो जिस समस्त पद में पूर्व पद गौड़ तथा उत्तर पद प्रधान होता है वहाँ तत्पुरुष समास होता है। जैसे युद्ध क्षेत्र, गुरु दक्षिणा, यश प्राप्त आदि क्या है? ये तत्पुरुष समास के उदाहरण हैं। अगला है छा, संयुक्त वर्ण के किन दो वर्णों से मिलकर बना है? तो का यानी कि आधा का प्लस सा के योग से मिलकर बना होता है। ठीक है, ये जो छा छत्री होता है किससे बना होता है? मिलकर का और सा से मिलकर बना होता है। का और शा से मिलकर बना होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। और हमारा अगला क्वेश्चन है, लघुत्री में संज्ञा किसे कहते हैं? तो संज्ञा क्या होता है भाई? संज्ञा किसी व्यक्ति, स्थान, वस्तु, भाव, गुण, क्रिया, द्रव या अवस्था का नाम होता है। सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो संज्ञा वो होता है जो हमें आंखों से दिखाई देता है या जिसको हम टच कर सकते हैं, वो सभी संज्ञा है भाई, वो सभी संज्ञा है। लेकिन संज्ञा की अगर हम बात करें तो संज्ञा क्या होती है? किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा स्थान के नाम को बोध कराने वाले को संज्ञा कहते हैं। ठीक है, ये भी लिख सकते हो। तो उदाहरण क्या है इसके? पशु यानी कि जाति का बोध हो, सुंदरता गुण का बोध हो, व्यथा भाव का बोध हो, मोहन या सोहन या किसी व्यक्ति का बोध हो, या स्थान किसी स्थान का बोध हो, मारना। ठीक है, तो ये क्रिया का बोध होता है। तो संज्ञा के प्रकारों की भी बात कर लेते हैं। तो जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा क्या होता है कि यह किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव, विचार या गुण की जाति का बोध कराती है, तो इसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कुत्ता, लड़का आदि। ठीक है, व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होती है? जब किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान, भाव या विचार के गुण के एक विशेष नाम का बोध कराया जाता है तो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे राकी, मोहन, दिल्ली। भाववाचक संज्ञा क्या होती है? या भाव या विचार या गुण को का बोध कराती है तो इसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे हमारा भाव पता चले, भाई हम गुस्से में हैं तो मुंह बना रहे, ठीक है, लाल पियर होते रहें, तो ये भाव पता चल रहा है ना भाई, तो ये क्या है? खुश रहें, तो ये क्या है? भाववाचक हमारा, यानी कि भाव पता चल रहा है कि हम गुस्सा हैं कि खुश हैं। ठीक है, तो ये क्या है? भाववाचक संज्ञा है। खुशी, विचार और सच्चाई। ठीक है, ये भाववाचक संज्ञा के। द्रव्यवाचक, जब किसी संज्ञा शब्द से किसी द्रव का बोध होता है तो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पानी, लोहा, तेल, दाल आदि। ठीक है, समूहवाचक संज्ञा क्या होता है? जब किसी संज्ञा शब्द से व्यक्ति या वस्तु के समूह का बोध होता है, पूरे समूह का बोध होता है, तो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, कक्षा, परिवार। जैसे क्या है? सेना, कक्षा, परिवार। तो ये याद रहेगा। तो हमने संज्ञा के कितने प्रकार पढ़ लिए भाई? 5 प्रकार हमने पूरे पढ़ लिए। ठीक है, क्या कौन कौन से? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और एक क्या रह गया? जातिवाचक संज्ञा। तो हमने 5 प्रकार पढ़ लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, कहानी शिक्षण की उपयोगिता लिखिए। तो कहानी शिक्षण की उपयोगिता क्या है? कहानी शिक्षण एक प्रभावी शिक्षण विधि है जो छात्रों को विभिन्न विषयों और अवधारणाओं को सीखने में मदद करती है। यह शिक्षण को रोचक और मनोरंजक बनाता है और छात्रों की सीखने की प्रक्रिया को बेहतर बनाता है। ठीक है, कहानी शिक्षण की उपयोगिता के बिंदु कौन कौन से हैं?
तो उसको भी देख लेते हैं भाई। तो पहला बिंदु है हमारा रुचि और ध्यान आकर्षित करना, यानी कि हमारी रुचि बढ़ेगी और हमारा ध्यान आकर्षित होगा। कहानियों द्वारा क्या होगा, कहानियां छात्रों को आकर्षित करती हैं और उनका ध्यान केंद्रित करती हैं। ठीक है, अगला क्या है, अवधारणाओं को समझने में मदद करता है, यानी कि अवधारणाएं, यानी कि जो अवधारणाएं होंगी, कहानियां जटिल अवधारणाओं को सरल और आसानी से समझने में योग्य बनाती है। चलते हैं अगले में, नैतिक मूल्यों को सिखाता है, यानी कहानियां छात्रों को अच्छे और बुरे का अंतर समझने में सक्षम करती है, नैतिक मूल्यों को सिखाता है। ठीक है, अगला क्या है, सृजनात्मकता और कल्पनाशीलता को बढ़ावा देता है, यानी कि ये सोचने और विचारों और नए तरीकों समस्याओं को हल करने के लिए प्रेरित करता है, यानी कि सृजनात्मक और कल्पना करने के लिए भी प्रेरित करता है। भाषा कौशल में सुधार करता है, यानी कि कहानियां द्वारा छात्रों को शब्दावली, व्याकरण और समझने की क्षमता में सुधार होता है। तो हमने 5 पॉइंट ये भी पढ़ लिए। अगला क्वेश्चन है हमारा, उपसर्ग तथा प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो उपसर्ग में अभी हमने 2017 के मॉडल पेपर में उपसर्ग और प्रत्यय पर अंतर बताया था, फिर वही क्वेश्चन आ गया, उपसर्ग और प्रत्यय। तो उपसर्ग शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, उपधन सर्ग। और प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय शब्द भी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रतिधन आय, प्रतिधन आय। तो पहला अंतर दोनों का ये हो जाता है। चलते हैं दूसरे अंतर में, उपसर्ग शब्द प्रारंभ से जुड़ते हैं। उपसर्ग क्या होता है, प्रारंभ से जुड़ते हैं, लेकिन प्रत्यय क्या होते हैं, अंतिम में जुड़ते हैं। तो ये छोटा सा अंतर हो जाएगा। उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग शब्द का अर्थ बदलता है या नया अर्थ देता है, लेकिन प्रत्यय क्या करते हैं, प्रत्यय शब्द का रूप बदलता है या नया रूप देता है। ठीक है, उपसर्ग क्या होते हैं, उपसर्ग उस शब्द अथवा समूह का नाम है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, इसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता, लेकिन इसका एवं जिसे किसी शब्द के पूर्व कुछ सार्थक विशेषता लाने के लिए जोड़ा जाता है। यानी कि उपसर्ग क्या होता है, स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है इसका, लेकिन प्रत्यय क्या होता है, जिस शब्दांश का शब्द अथवा धातु में विधान किया जाए वह प्रत्यय कहलाता है। उदाहरण उपसर्ग की बात कर लेते हैं, अन्याय, उपयोग, निराश, प्रभाव आदि। ठीक है, यही है। और प्रत्यय की बात कर लेते हैं तो प्रत्यय में लड़का, बड़ा, पढ़ना, खाना, देना, लिखना, ये सभी प्रत्यय हो जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पूर्ण विराम तथा अल्प विराम में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो पूर्ण विराम क्या होता है और अल्प विराम क्या होता है। पूर्ण विराम, जैसे कि आप देख रहे हैं, पूर्ण विराम क्या होता है, पूर्ण विराम और अल्प विराम 2 महत्वपूर्ण विराम चिन्ह हैं जिनका उपयोग वाक्यों के अर्थ और स्पष्टता लाने के लिए किया जाता है। पूर्ण विराम और अल्प विराम में क्या क्या अंतर हैं उसको देख लेते हैं। तो पूर्ण विराम क्या होता है कि पूर्ण विराम का उपयोग वाक्य के अंत में किया जाता है, यानी कि कोई भी वाक्य समाप्त हुआ या अंत हुआ तो वहाँ पर हम क्या लगा देते हैं, पूर्ण विराम लगा देते हैं। ठीक है, यह दर्शाता है कि पूर्ण विराम कि वाक्य पूर्ण हो जाता है, यह पूर्ण विराम क्या दर्शाता है कि वाक्य पूर्ण हो चुका है और अगला वाक्य शुरू हो रहा है, यानी कि ये दर्शाता है कि ये वाक्य पूर्ण हो गया है और अगले वाक्य को शुरू करने को दर्शाता है। उदाहरण के लिए जैसे हम बात करते हैं कि राम ने खाना खा लिया, तो राम ने खाना खा लिया, ये पूर्ण विराम लगा दिया हमने। ठीक है, ये पूर्ण विराम लगा दिया। वह स्कूल गया, तो ये गया के बाद पूर्ण विराम लग गया। यह एक सुंदर दिन है, तो पूर्ण विराम लग गया है के बाद, तो ये क्या है, पूर्ण विराम है। अब हम अल्प विराम की बात कर लेते हैं। तो अल्प विराम का उपयोग वाक्य के बीच में किया जाता है। यह दर्शाता है कि वाक्य में छोटा सा विराम है, यानी कि ये दर्शाता है कि अल्प विराम कि वाक्य में एक छोटा सा विराम है। ठीक है,
अल्पविराम के उदाहरण की बात अगर हम करते हैं तो अल्पविराम का उदाहरण, मुझे फल सब्जियां और दूध खरीदना है। तो मुझे, देखो ये लग गया, फल सब्जियां और दूध खरीदना है, ठीक है। जैसे अगला उदाहरण है, वह थक गया था, लग गया अल्पविराम, ठीक है। वो थक गया था इसलिए वह सो गया। तो अल्पविराम में क्या होता है, ये अल्पविराम लग गया कि इसमें रुका जाता है थोड़ा सा, वो थक गया इसलिए वह सो गया। कल मैं अपने दोस्त से मिलने जा रहा हूं, ये अल्पविराम लग गया, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी शिक्षण में मौन वाचन के महत्व पर प्रकाश डालिए। तो हिंदी शिक्षण में मौन वाचन का महत्वपूर्ण स्थान है। यह एक ऐसा कौशल है जो छात्रों को भाषा के अर्थ और भाव को समझने में मदद करता है। मौन वाचन के महत्व निम्नलिखित हैं। पढ़ने की गति में वृद्धि, यानी कि जब मौन वाचन में छात्र बिना शब्दों को सीखे उनके अर्थ को समझने पर ध्यान केंद्रित करते हैं, यानी कि पढ़ने की गति में भी वृद्धि होती है। बेहतर एकाग्रता होती है। मौन वाचन द्वारा क्या होता है, बेहतर एकाग्रता होती है, ठीक है। और समझ में वृद्धि होती है, यानी कि समझ में भी क्या होता है, वृद्धि होती है। यानी कि मौन वाचन से पाठक को पाठ को समझने में मदद मिलती है, क्योंकि वे शब्दों का ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और उनका अर्थ समझ सकते हैं। शब्द भंडारण में वृद्धि, यानी कि मौन वाचन से नए शब्दों को सीखने को मिलता है और अपने शब्द भंडारण को बढ़ावा में मदद मिलती है। आत्मविश्वास में वृद्धि, ये हमने सब बताया कि आत्मविश्वास, मौन वाचन से आत्मविश्वास बढ़ता है और पाठ को पढ़ने और समझने में सक्षम बनाता है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। तो सर्वनाम क्या होता है, पहले इसके बारे में जान लेते हैं। तो सर्वनाम क्या होता है, संज्ञा के स्थान पर आने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। जैसे तुम, हम, आप, उसका आदि। सर्वनाम होते कितने प्रकार के हैं, तो सर्वनाम होते हैं 6 प्रकार के, 6 भेद होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम और निजवाचक सर्वनाम, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम। तो हमसे पूछा गया है पुरुषवाचक सर्वनाम, तो हम पुरुषवाचक सर्वनाम के बारे में बात करते हैं। किसी वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों को प्रयोग बोलने वाले उत्तम पुरुष, हमने बताया था कि उत्तम पुरुष क्या होता है, कि उत्तम पुरुष वो होता है जब स्वयं के बारे में बात की जाती है, ठीक है, तो वो उत्तम पुरुष होता है। जब किसी को संबोधित किया जाता है तो वो मध्यम पुरुष होता है। और अन्य पुरुष, जो अन्य के बारे में बात होती है तो उसे वो अन्य पुरुष कहते हैं। जैसे वह, ठीक है, वे, ये अन्य पुरुष में आ जाते हैं। तो पुरुषवाचक सर्वनाम की बात कर रहे थे हम। तो किसी वाक्य में जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाले उत्तम पुरुष, सुनने वाले मध्यम पुरुष अथवा अन्य किसी व्यक्ति के स्थान पर किया जाता है तो उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उत्तम पुरुष के लिए उदाहरण, मेरे चाचा फौजी हैं। मध्यम पुरुष के लिए उदाहरण, तुम लोग कहाँ गए थे। अन्य पुरुष के लिए, मेरा और उसका कोई संबंध नहीं है। बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी एक राष्ट्रीय पर्व पर अपने शब्दों में स्वतंत्र अभिव्यक्ति प्रस्तुत कीजिए। तो 15 अगस्त पर हमने स्वतंत्रता दिवस, हमने अपने 78वें स्वतंत्रता दिवस को मनाया है। यह एक ऐसा दिन है जो हमें उन स्वतंत्रता सेनानियों की याद दिलाता है जिन्होंने हम अपने देश को आज़ादी दिलाने के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। यानी कि उन्होंने क्या किया था कि अपना सब कुछ बलिदान कर दिया था। यह एक ऐसा दिन है जो हमें अपने स्वतंत्रता की कीमत समझने और उसकी रक्षा के लिए प्रेरणा देता है या प्रेरित करता है।
आज हम एक स्वतंत्र देश में रहते हैं, ठीक है। आज हम क्या हैं कि एक स्वतंत्र देश में रह रहे हैं जहां हम अपने विचारों को स्वतंत्रता से व्यक्त कर सकते हैं। हम अपने पसंद के अनुसार जीवन जी सकते हैं, यानी कि स्वतंत्रता इतनी प्राप्त है हमको कि हम अपने पसंद के अनुसार जी सकते हैं। यह सब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के कारण है। ये सब क्या है? स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान के कारण हम आज ऐसे जी पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन स्वतंत्रता केवल एक अधिकार नहीं है, यह एक कर्तव्य भी है। हमें अपनी स्वतंत्रता का उपयोग देश का विकास और उन्नति के लिए करना चाहिए। हमें क्या करना चाहिए? देश के विकास और उन्नति के लिए करना चाहिए। हमें एक ऐसे भारत का निर्माण करना चाहिए जो सभी के लिए समानता, न्याय और स्वतंत्रता का प्रतीक हो, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हम आ चुके हैं 2020 के मॉडल पेपर पर। अब तो पहला क्वेश्चन है, काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है? तो काव्य को कितने भागों में बांटा जाता है? दृश्य काव्य में, श्रव्य काव्य में, या ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी कि दृश्य काव्य में और श्रव्य काव्य में। अब हम बात करते हैं कि श्रव्य काव्य और दृश्य काव्य क्या होता है। तो श्रव्य काव्य वह होता है जो कानों से सुना अथवा मुख से पढ़ा जाता है। तो वो क्या होता है? श्रव्य काव्य वह होता है जो कानों से सुना अथवा मुख से पढ़ा जाता है, यानी कि जैसे हम पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं तो ये क्या है? श्रव्य है। या आप लोग सुन रहे हैं तो ये क्या है? श्रव्य है, ठीक है। तो दृश्य क्या होता है? दृश्य वो होता है, दृश्य का वह काव्य है जो अभिनय के माध्यम से देखा या सुना जाता है, जैसे नाटक, नौटंकी। ये क्या है? नाटक, एकांकी, सॉरी नौटंकी कह रहे हैं, नाटक, एकांकी आदि, ये क्या है? ये सब दृश्य काव्य हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, पठन का अर्थ है सस्वर वाचन, ठीक है, मौन वाचन, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौन वाचन का उद्देश्य है वाचन गति का विकास, पठित सामग्री का अधिकरण, वाचन का अभ्यास, ए और बी दोनों। तो ए और बी दोनों हो जाएंगे, यानी कि मौन वाचन का उद्देश्य क्या है? वाचन गति का विकास और पठित सामग्री का अधिग्रहण, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। हमारा अगला क्वेश्चन है, जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उकस अर्थ को बदल देता है वह कहलाता है उपसर्ग, प्रत्यय, संधि या समास। यानी कि जो शब्दांश किसी शब्द के आदि से निकलकर उसके अर्थ को बदल देता है वह कहलाता है, क्या कहलाता है? उपसर्ग कहलाता है, प्रत्यय कहलाता है, संधि या समास कहलाता है। तो वो क्या कहलाता है भाई? उपसर्ग कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द कहलाते हैं संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण या क्रिया। तो वो क्या कहलाते हैं? सर्वनाम कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, समास किसे कहते हैं? तो समास दो या दो से अधिक पक्ष जब अपने विभक्ति चिन्ह या अन्य शब्दों को छोड़कर एक शब्द हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। समास के भेद की अगर हम बात करते हैं तो समास अव्ययीभाव समास होता है, तत्पुरुष समास होता है, कर्मधारय समास होता है, द्वंद्व समास होता है, द्विगु समास होता है और बहुब्रीहि, यानी कि 6 प्रकार होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। मौलिक लेखन किसे कहते हैं? तो मौलिक लेखन से तात्पर्य उस लेखन से है
जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर व्यक्तिगत रूप से लेखन कार्य करता है, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी विषय पर व्यक्तिगत रूप से लेखन करता है तो वो मौलिक लेखन कहलाता है। ठीक है, वह लेखन कार्य जिसमें व्यक्ति नितांत नवीन एवं विचार और सोच का सृजन करता है, लेखन कार्य में जो सबसे प्रथम रचना होती है वह मौलिक लेखन कहलाता है। बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, लिंग किसे कहते हैं? तो जिस शब्द से संज्ञा सर्वनाम की स्त्री या पुरुष जाति के होने का बोध होता है, यानी कि जिस शब्द से किसी संज्ञा या सर्वनाम की स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? लिंग कहते हैं। तो लिंग कितने प्रकार के होते हैं? लिंग 3 प्रकार के होते हैं, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखो ये क्वेश्चन भाई बहुत इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन जो है हमारा, गद्य और पद्य में अंतर कितनी बार आ चुका है? देखो जितने मॉडल पेपर हमने किया है सभी में लगभग ये क्वेश्चन आया है, तो इसको मोस्ट इम्पॉर्टेंट कर लीजिए क्योंकि बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो क्या है गद्य और पद्य में? यह गद्य क्या होता है? यह पाठ का रूप होता है। पद्य क्या होता है? यह काव्य का रूप होता है। बिल्कुल सही बात है। दूसरा क्या है? यह लेखक द्वारा लिखित होता है, यह कवि द्वारा लिखित होता है। गद्य क्या होता है? इसमें लय तुक छंद नहीं होता है, इसमें लय तुक छंद होता है। ठीक है, अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाक्य किसे कहते हैं? तो वाक्य शब्दों के एक सार्थक समूह को वाक्य कहते हैं। शब्दों के एक सार्थक समूह को क्या कहते हैं? वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला। अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। अर्थ के आधार पर आपसे पूछ लिया जाएगा कि वाक्य कितने प्रकार के होते हैं, तो 8 प्रकार के होते हैं। विधानवाचक वाक्य, ठीक है, कौन सा? विधानवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, निषेधवाचक, विस्मयादिवाचक और संकेतवाचक और संदेहवाचक होता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, काल की किन अवस्थाएं मानी जाती हैं? काल की कितनी अवस्थाएं मानी जाती हैं और उनके भेद को बताइए, ये पूछा गया है। तो काल क्रिया के जिस रूप में कार्य करने या होने का ज्ञान होता है। क्रिया के जिस रूप से कार्य के करने या होने का ज्ञान होता है उसे काल कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? काल कहा जाता है। जिसके उसके कार्य का, व्यापार का समय और उसके पूर्ण अथवा अपूर्ण अवस्था का बोध होता है, या दूसरे शब्दों में कहें तो काल का अर्थ होता है समय। काल का अर्थ क्या होता है? समय। और काल के भेद की बात करते हैं तो काल क्या होता है? वर्तमान काल होता है, भूतकाल होता है और भविष्यत काल होता है। तो काल कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। अब हम आ चुके हैं लघुत्तरीय प्रश्नों पर। तो लघुत्तरीय प्रश्न का पहला प्रश्न है, कर्मधारय समास किसे कहते हैं? उदाहरण से समझाइए। तो वह समास जिसका पहला पद विशेषण एवं दूसरा पद विशेष्य होता है, या पूर्व पद उत्तर पद में उपमान उपमेय का संबंध माना जाता है, कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे चरण कमल, ठीक है, कमल के समान चरण, नीला गगन, नील गगन, नीला है गगन जो, सॉरी नीला है जो गगन। ठीक है, तो कर्मधारय समास और बहुब्रीहि में बहुत थोड़ा ही अंतर होता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कहानी या लोक कथा सुनाकर शिक्षक किन किन उद्देश्यों की पूर्ति कर सकता है? तो कहानी, शिक्षक को कहानी कहने की तकनीक सबसे प्रभावी शिक्षण रणनीतियों में से एक मानी जाती है। कहानी कहने की तकनीक के मुख्य लाभ हैं उच्च प्रेरणा
और सक्रिय भागीदारी होती है, रचनात्मक को बढ़ावा मिलता है, बच्चों के बीच सहयोग होता है, किसी विषय की समझ को गहरा करना होता है और ध्यान अवधि में वृद्धि होती है। ठीक है, ये होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है वाचन के दोषों को किस प्रकार दूर किया जाता है। तो वाचन दोषों को किस प्रकार दूर किया जा सकता है? आवृत्ति पुनरावृत्ति के द्वारा, यानी कि बार बार अभ्यास कराकर ठीक ठीक उच्चारण का अभ्यास कराना, जिससे वह बालक अपनी कमी को दूर करने में सहायक होगा। ठीक है, औपचारिक पत्रों के अगला क्वेश्चन है औपचारिक पत्रों के प्रकार लिखिए। तो औपचारिक पत्र क्या होते हैं? औपचारिक पत्र, ये पत्र औपचारिक संदर्भों में लिखे जाते हैं। जिन लोगों के साथ नहीं होते, हम उन्हें जानते तक नहीं हैं। इन पत्रों में तत्वों और सूचनाओं को अधिक महत्व दिया जाता है। अनौपचारिक पत्र क्या होते हैं? जिन लोगों से हमारे व्यक्तिगत संबंध होते हैं, उन्हें जो हम पत्र लिखते हैं उन्हें अनौपचारिक पत्र कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। जैसे कि हम सुख दुख की बातें आदि का उल्लेख करते हैं अनौपचारिक के द्वारा। ठीक है, व्यक्तिगत पत्र भी इन्हें कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है हिंदी में किस विराम चिन्हों का प्रयोग होता है? संक्षिप्त विवेचना कीजिए। तो विराम चिन्हों को साधारण भाषा में रुकना कहते हैं। विराम चिन्हों को साधारण भाषा में हम क्या कहते हैं? रुकना कहते हैं। जो लिखते, बोलते या पढ़ते समय रुकने का संकेत देते हैं या विराम के लिए प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे विराम चिन्हों के प्रकारों की बात करते हैं तो अल्प विराम, अर्ध विराम, पूर्ण विराम, उपविराम, प्रश्नवाचक चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह, संयोजक चिन्ह। ठीक है, और उद्धरण चिन्ह, कोष्टक चिन्ह, निर्देश चिन्ह, लोप चिन्ह, लाघव चिन्ह, पुनरुक्त चिन्ह, त्रुटि चिन्ह। ठीक है, ये आदि और भी ऐसे विवरण चिन्ह, ये बहुत से चिन्ह होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा उच्चारण के विभिन्न भेदों को लिखिए। तो उच्चारण, मुख से अक्षरों को बोलना उच्चारण कहलाता है। यानी कि मुख से अक्षरों को का बोलना क्या कहलाता है? उच्चारण कहलाता है। ठीक है, उच्चारण किसे कहते हैं? तो मुख से अक्षरों को बोलने को उच्चारण कहा जाता है। ठीक है, उच्चारण स्थान के आधार पर वर्णों का भेद की बात करते हैं हम। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते। ठीक है, वर्ण क्या होते हैं? वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसके खंड या टुकड़े नहीं किए जा सकते, उसे वर्ण कहते हैं। जैसे आ, ई, वा, चा, का, खा इत्यादि ऐसे। ठीक है, और भी हो सकते हैं। अब हम इनके इस वर्णों का उच्चारण स्थान की बात करते हैं। तो कंठ से क्या किया जाता है? स्वर व्यंजन या अंतस्थ या ऊष्म। तो स्वर के लिए आ, व्यंजन क्या होते हैं? का, खा, गा, अंगा, और अंतस्थ कुछ भी नहीं है, और ऊष्म हा अथवा आहा। ठीक है, तालु की बात करते हैं ई, और व्यंजन की चा, छा, जा, झा, या, और अंतस्थ या और ऊष्म सा होता है। मूर्धा की बात करते हैं ऋषि होता है, टा, ठा, डाढ़ा, आड़ा ये होता है, और अंतस्थ की बात करते हैं तो रा होता है और ऊष्म की सा होता है। ठीक है, दंत की बात करते हैं तो रिली होता है, और ताथा दाधा ये व्यंजन होते हैं, ताथा दादा नातक, और अंतस्थ की बात करते हैं तो ला होता है और ये ऊष्म सा होता है। ओष्ठ की बात करते हैं तो
ऊ होता है और ऊ होता है, ऊ ऊ, ठीक है। और व्यंजन की बात करते हैं तो पाफा बाभा मा होते हैं, ठीक है। अब नासिक से बात करते हैं तो अन, अंगा, इया, ठीक है। ना और मा ये क्या है, नासिक है, ये क्या है, सभी नासिक है। ना कंठ तालु की बात करते हैं अगर हम, तो कंठ तालु में स्वर आते हैं ए और ए और ए। कंठोष्ठ की बात करते हैं तो ओ और औ आते हैं। दंतोष्ठ की बात करते हैं तो दंतोष्ठ में अंतस्था क्या आता है, वा आता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, लिखित अभिव्यक्ति के रूप में कौन कौन से साधन हैं। तो लिखित अभिव्यक्ति के मुख्य साधन पत्र लेखन, निबंध लेखन और नाटक लेखन लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं, जबकि वाद विवाद मौखिक अभिव्यक्ति का साधन है, ठीक है। बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों हम मॉडल पेपर 2022 में आ चुके हैं, तो अब 2022 के मॉडल पेपरों को सॉल्व करेंगे। तो 2022 के मॉडल पेपर का पहला क्वेश्चन है, किस प्रणाली से छात्रों में सक्रियता बनी रहती है। प्रश्नोत्तरी से, अभिनय से, गति से या व्याख्या प्रणाली से। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। जागृत शब्द का विलोम शब्द है, सुषुप्त है, विषुप्त है, शयन है या चेतना है। तो राइट आंसर हो जाएगा जागृत शब्द का विलोम शब्द विषुप्त है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में जातिवाचक संज्ञा है पुस्तक, ममता, अच्छाई, सुरेश। तो जातिवाचक संज्ञा क्या है इसमें, तो पुस्तक है। तो जातिवाचक संज्ञा होता क्या है, जिस शब्द से एक जाति के सभी प्राणियों अथवा वस्तुओं का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे जानवर, नदी, बच्चा, अध्यापक, ये क्या है, सभी जातिवाचक संज्ञा हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, बच्चों की शिक्षा ग्रहण करने के मार्ग में बाधक होने वाले भाव हैं संकोच, झिझक या शर्मिला होना या उपयुक्त सभी। तो ये सभी हैं बाधक, ठीक है। तो उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भूतकाल में कितने भेद हैं। तो भूतकाल में 4 भेद हैं, 6 भेद हैं या 8 भेद हैं या 10 भेद हैं। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा, 6 भेद हैं। ये कौन कौन से भेद हैं इनके भी बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। सामान्य भूतकाल, असामान्य भूतकाल, पूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल, हेतु मध्य भूतकाल, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 4 विराम चिन्हों को उदाहरण सहित लिखिए। अति लघु में आया है ये क्वेश्चन। तो विराम चिन्ह क्या होते हैं, भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहरने के स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। जैसे हिंदी में 13 प्रकार के विराम चिन्ह हैं। कौन कौन से, पूर्ण विराम, अल्प विराम और प्रश्नवाचक विराम, अर्ध विराम, उपविराम, योजक चिन्ह। ये क्या है, सभी ये विराम चिन्ह है। सभी ये क्या है, विराम चिन्ह ही है, ठीक है। अब किन्हीं 4 की वर्णन भी करना है हमको। तो पूर्ण विराम, लड़के का पैर फिसल गया, तो हमने लास्ट में पूर्ण विराम लगा दिया, तो ये क्या हुआ, पूर्ण विराम हो गया। उदाहरण देना था तो वही दे रहे हैं। अर्ध विराम, सूर्यास्त हो गया, अर्ध विराम दे दिया गया। लालिमा का स्थान कालिमा ने ले लिया, ये हो गया। अल्प विराम, अल्प विराम BA MA PhD, ठीक है, ये क्या है, अल्प विराम।
उपविराम क्या होता है? माँ, ममता की, यहाँ पर दे दिया उपविराम, ममता की प्रतिमूर्ति है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। समास कितने प्रकार के होते हैं? तो अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास और द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। यानी कि समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं भाई? समास 6 प्रकार के होते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, संयुक्त वर्ण के किन 2 वर्णों से मिलकर बना होता है? तो ये क्वेश्चन एक बार और पूछा जा चुका है, एक बार क्या मॉडल पेपर में कई बार आ चुका है। ठीक है, तो छ किन किन शब्दों से मिलकर बना है? तो का और सा और आ से मिलकर बना हुआ है। त्रा की बात करते हैं अगर हम, तो संयुक्त वर्ण क्या होते हैं? संयुक्त वर्ण पहले जान लेते हैं। जो व्यंजन 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के मिलने से बनते हैं उन्हें संयुक्त वर्ण या व्यंजन कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रत्यय का प्रयोग करते हुए 2 शब्द बनाइए। प्रत्यय क्या होता है पहले भाई ये जान लेते हैं। तो प्रत्यय क्या होता है? जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में विशेषता ला देता है, वही प्रत्यय होता है। और जो प्रारंभ में जुड़कर यानी कि आरंभ में जुड़कर पहले जुड़ करके वो उपसर्ग कहलाता है। तो हमको प्रत्यय दिया आई, तो बाद में जुड़ता है ना ये, तो पढ़ाई, पढ़ाई, आई तो पढ़ाई, तो ये क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौखिक अभिव्यक्ति की उपयोगिता बताइए। तो मौखिक अभिव्यक्ति से तात्पर्य मन के विचारों को स्वतंत्र रूप से बोलकर अभिव्यक्त करने से है। अभिव्यक्ति विकास के लिए सरल, स्पष्ट व प्रभावशाली मौखिक अभिव्यक्ति का होना आवश्यक होता है। अगला क्वेश्चन है, पत्र के प्रकार लिखिए। तो पत्र सामान्य तौर पर 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। औपचारिक पत्र क्या होते हैं? जो पत्र आधिकारिक व्यवसाय और जानकारी देते हैं के लिए लिखे जाते हैं, वो औपचारिक पत्र कहलाते हैं। अनौपचारिक जो पत्र व्यक्तिगत दोस्तों और परिवारों के साथ संवाद करने के लिए लिखे जाते हैं, वो अनौपचारिक यानी कि जिनको हम जानते रहते हैं उनको लिखते हैं, उसे अनौपचारिक पत्र कहते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लघुत्तरी में पहुंच चुके हैं हम लोग। तो लघुत्तरी प्रश्न है हमारा, गद्य शिक्षण के सामान्य उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। तो गद्य शिक्षण क्या होता है? इस विधि में शिक्षक पहले पद्यांश का वाचन करता है, फिर उसमें आए कठिन शब्दों का अर्थ बताता है तथा बाद में सभी वाक्यों को सरलार्थ बताते हुए गद्यांश का अर्थ स्पष्ट करता है। तो गद्य शिक्षण के उद्देश्य क्या हैं, इसके बारे में भी जान लेते हैं। छात्रों के शब्द उच्चारण को शुद्ध करना, ये भी उद्देश्य है एक। शिक्षार्थियों के शब्द भंडार को बढ़ाना, शिक्षार्थियों के शब्द भंडार को क्या होता है? बढ़ाया जाता है। ठीक है, भाषा से संबंधित ज्ञान में वृद्धि करना होता है। ठीक है, छात्रों में रचनात्मक शक्ति का विकास करना होता है। अब हम बात करते हैं विशिष्ट उद्देश्य क्या होते हैं। भाषिक तत्वों का ज्ञान कराना, भाषिक तत्वों का ज्ञान कराना। इसके अंतर्गत उच्चारण, शब्द प्रयोग, शब्द रचना, संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय इत्यादि का उल्लेख होता है। विशेष सामग्री का उल्लेख करना और विशेष सामग्री का उल्लेखन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, मौखिक अभिव्यक्ति तथा लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं का वर्णन कीजिए। तो मौखिक अभिव्यक्ति क्या होती है? बातचीत में सक्रिय भागीदारी का निर्वाह करना, वाद विवाद में बेझिझक होकर बोलना, कहानी सुनकर
उसको दोहराना, अपनी कल्पनाओं को मौखिक रूप में अभिव्यक्त करना। लिखित अभिव्यक्ति क्या होती है? ऐसी अभिव्यक्ति जो लिखने की स्वतंत्रता दे, अपने समाचार पत्र छापने, अपने मन के विचार और किसी भी पार्टी समूह दल गठन के खिलाफ लिखने को सफलता प्रदान करती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय लिखिए। तो छात्रों में उच्चारण संबंधी सुधार हेतु 2 उपाय क्या हैं? ध्वनि यंत्रों का संपूर्ण ज्ञान कराना, यानी कि अगर ध्वनि यंत्रों का संपूर्ण ज्ञान होगा तो बालक क्या करेंगे? उनको जीभ, ओष्ठ, कंठ आदि का योगदान पता होगा। ध्वनियों के उच्चारण में जीभ, ओष्ठ, कंठ आदि का योगदान रहेगा। ठीक है। अल्प प्राण एवं महाप्राण ध्वनियों में क्या अंतर है, इसको भी समझेंगे वो। ठीक है। उच्चारण प्रतियोगिता में क्या होगा? कक्षण शिक्षण में मुख्यतः भाषा के कालांश में उच्चारण की प्रतियोगिताएं कराने चाहिए। कठिन शब्द श्यामपट्ट पर लिखे जाने चाहिए और उनका उच्चारण बताना चाहिए, यानी कि जो कठिन शब्द हैं उनका उच्चारण लिखा जाना चाहिए। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, काल किसे कहते हैं? तो और इसके कितने भेद होते हैं? तो काल क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। काल के भेद 3 होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। यानी कि वर्तमान काल जो इस समय चल रहा है वो वर्तमान काल होता है, और भूतकाल क्या होता है? जो बीत चुका होता है वो भूतकाल होता है, यानी कि बीता हुआ समय भूतकाल होता है, और भविष्यत काल वह काल जो आने वाला होता है वो भविष्यत काल होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, कविता शिक्षण के लिए ध्यान देने योग्य बातें बताइए। तो कविता भाषा का एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा भावनाएं व्यक्त की जाती हैं, जिसमें रसानुभूति, भावबोध व सौंदर्यबोध होता है। पाठक की स्थिति व भाव के आधार पर कविता के एक से अधिक अर्थ हो सकते हैं। इनकी विशेषताएं क्या हैं? कविता शिक्षण की, कविता में सौंदर्य तथा भावना की सहज अभिव्यक्ति होती है। कविता पाठक के मन को आसानी से छू जाती है। कविता में भावबोध की प्रधानता होती है। कल्पना के मिश्रण से सौंदर्य शिक्षण की कविता में सहज और ग्राह्य बनाया जाता है। कविता की लयनात्मकता शब्दावली को बढ़ाने के लिए सस्वर पठन अनिवार्य है। अगला क्वेश्चन है हमारा, पत्र लेखन की विशेषताएं बताइए। तो अच्छे पत्र की विशेषता पत्र के प्रकार पर निर्भर करती है। कुछ बातें सभी प्रकार के पत्र लेखन के लिए प्रभावी ढंग होते हैं, जैसे उचित भाषा। पत्रों की भाषा शुद्ध, स्पष्ट, पाठक के लिए पठनीय एवं भद्र शब्दावली होनी चाहिए। उचित संबोधन, यानी कि पत्र लेखन के पाठन के लिए संबोधन को विशिष्ट महत्व रहता है, अतः उचित संबोधन पत्र को प्रभावपूर्ण बनाता है। त्रुटि मुक्त लेखन, यानी कि पत्र लेखन में व्याकरण संबंधी त्रुटियां खोजकर उन्हें दूर करने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है। हमारा अगला क्वेश्चन है, क्रिया विशेषण किसे कहते हैं? उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। तो वे शब्द जो हमें क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जैसे हिरण तेज दौड़ता है, इस वाक्य में तेज क्रिया विशेषण है और जो क्रिया भागना की विशेषता बताता है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। तो दोस्तों, हम 2023 के मॉडल पेपर पे आ चुके हैं और हम 2016 से 2023 तक के सभी मॉडल पेपर को कवर करने वाले हैं। तो ये 2023 का मॉडल पेपर लास्ट मॉडल पेपर है। ठीक है। और दोस्तों, आप अगर 2 से 3 बार वीडियो को देख लेते हैं
तो ये 100% तय है कि इससे बाहर के कोई भी क्वेश्चन इससे बाहर नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हमारा अगला क्वेश्चन अगला है लिपि विकास का प्रथम सोपान है। तो लिपि विकास का प्रथम सोपान है क्या? वर्णलिपि, अक्षर लिपि, चित्रलिपि या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चित्रलिपि। लिपि विकास का प्रथम सोपान क्या है? चित्रलिपि। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है पर्वत शब्द का समानार्थी है। कूट है, पादप है, नग है, आगार है। तो पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? नग है। ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। पर्वत शब्द का समानार्थी शब्द क्या है? नग है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है अल्प प्राण ध्वनि नहीं है। का, ख, ग या बा? तो अल्प प्राण ध्वनि नहीं है, कौन सी? ख। तो ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। अन, आहा वर्ण कहलाते हैं। अन, आहा वर्ण क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं, या ऊष्म व्यंजन कहलाते हैं, या स्पर्श व्यंजन कहलाते हैं, या स्वर कहलाते हैं? तो ये अयोगवाह कहलाते हैं। अन और आहा क्या कहलाते हैं? अयोगवाह कहलाते हैं। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। चलते हैं, कामायनी के रचयिता या लेखक हैं। तो कामायनी के लेखक कौन है? कामायनी के लेखक जयशंकर प्रसाद जी हैं। जयशंकर प्रसाद जी हैं। ठीक है, और अगर हम सुमित्रानंदन पंत की बात करते हैं तो सुमित्रानंदन पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। सुमित्रानंदन पंत को क्या कहा जाता है? प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। अगर मुंशी प्रेमचंद की बात करते हैं तो मुंशी प्रेमचंद की मोस्ट इंपॉर्टेंट रचना है गोदान गबन। क्या है? गोदान और गबन। ये बहुत पूछी जाती है रचना, गोदान और गबन, मुंशी प्रेमचंद की। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अति लघु उत्तरी में पहुंच चुके हैं हम लोग। हमारा अगला क्वेश्चन है कहानी शिक्षण की विधियां बताइए। तो कहानी शिक्षण की विधियां, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर एक मॉडल पेपर में पूछा गया है ये क्वेश्चन। तो कौन कौन सी विधियां हैं? कहानी कथन विधि, यानी कि कहानी कथन विधि। पहली विधि क्या है? कहानी कथन विधि है। ठीक है, कहानी कथन विधि है, यानी कि इस विधि में अध्यापक विद्यार्थियों को मौखिक रूप से कोई कहानी सुनाता है। यानी कि मौखिक रूप से क्या करते हैं? अध्यापक कहानी सुनाते हैं और विद्यार्थी उसे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। इसके बाद अध्यापक द्वारा उस कहानी के मूल रूप व नैतिक शिक्षा से संबंधित प्रश्न किए जाते हैं। यानी कि अध्यापक क्या करते हैं इसमें, कहानी कथन विधि में, कि अध्यापक पहले बच्चों को कहानी सुनाते हैं, फिर उस कहानी के मूल भाव व नैतिक शिक्षा से संबंधित प्रश्न शिक्षक बच्चों से पूछते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है? दूसरी विधि क्या है? चित्र आधारित कहानी विधि। चित्र आधारित कहानी विधि, इस विधि का प्रयोग प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के लिए किया जाता है। इस विधि में कोई घटना चित्र पर आधारित होती है, यानी कि चित्र को देखकर उस घटना को समझाया जाता है। यानी कि चित्र को देख करके बच्चों को समझाया जाता है, उस घटना को समझाया जाता है, तो बच्चे जल्दी समझ जाते हैं। अगला क्या है? अगली विधि क्या है? अधूरी कहानी पूर्ति विधि। तो अधूरी कहानी पूर्ति विधि क्या होती है भाई? इस विधि का प्रयोग उच्च प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। इस विधि का प्रयोग कहाँ किया जाता है? उच्च प्राथमिक स्तर पर किया जाता है। इस विधि में कोई कहानी दी हुई होती है तथा बीच बीच में रिक्त स्थान होता है, उस रिक्त स्थान को पूरा करना होता है। इसमें क्या होता है? अधूरी कहानी पूर्ति विधि, इसमें बीच बीच में जगह छुट्टी रहती है, फिल इन द ब्लैंक्स रहता है, तो उसको भरना रहता है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है उच्चारण दोष के सामान्य कारण है क्या हैं? तो उच्चारण दोष के सामान्य कारण क्या हैं? भय, संकोच, शीघ्रता, विलंब आदि से उच्चारण में दोष आ जाते हैं। यानी कि उच्चारण में दोष क्यों कब आ जाते हैं? जब भय होता है, डर होता है, संकोच होता है, या शीघ्रता होती है, या विलंब हो जाता है, या आदि शब्दों
में दोष आ जाते हैं, जिससे तुतलाना यानी कि तुतलाने लगते हैं, यानी तुतराने लगते हैं लोग, लापरवाही आदि का विकास होता है और उच्चारण दोषपूर्ण हो जाता है। ठीक है। ज्ञानेंद्रियों में विकार कंड, तालु, ओंठ, दांत आदि अंगों में दोष के कारण प्रयत्न, लाघव, ध्वनि व शब्दों के उच्चारण में पूर्ण सावधानी न रखने पर यह दोष उत्पन्न हो जाता है। यानी कि ज्ञानेंद्रियों पर क्या होता है कि तालु, ओंठ, दांत आदि अंगों में दोष के कारण ये भी उच्चारण दोष हो जाता है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है हमारा, मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान क्या हैं? मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान क्या हैं? तो मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान कौन कौन से हैं? स्वाभाविकता एवं स्पष्टता, विचार क्रमबद्धता, सशक्तता, प्रवाह अवसर अनुकूलता, प्रभावो उत्पादकता। ठीक है। ये क्या है? सभी मौखिक अभिव्यक्ति के सोपान ये सभी हैं। ठीक है, लिख सकते हैं आप लोग। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, शब्द की शक्तियों का उल्लेख कीजिए। तो शब्द की शक्तियों का उल्लेख, शब्द की 3 शक्तियां हैं, अविधा, लक्षणा और व्यंजना। यानी कि शब्द की कितनी शक्तियां हैं? तो अविधा, लक्षणा और व्यंजना है। ठीक है। शब्द 3 प्रकार के होते हैं। शब्द कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, वाचक, लक्षक और व्यंजक, तथा इसमें क्रमशः 3 प्रकार के अर्थ प्रकट होते हैं, वाच्यार्थ, लक्ष्यार्थ यानी कि लक्ष्य को जो प्राप्त हो, व्यंग्यार्थ। इन तीनों अर्थों की प्रतीत 3 प्रकार की शक्तियां अविधा, लक्षणा और व्यंजना द्वारा होती हैं। अविधा क्या होता है? इसमें मौखिक अर्थ होता है। अविधा क्या होता है कि मौखिक अर्थ होता है, लक्षणा सांकेतिक, यानी कि हम किसी को सांकेतिक भाषा, संकेत के माध्यम से समझाते हैं तो वो लक्षणा होती है, और द्वारा सांकेतिक या व्यंजना, व्यंजना एक सूचक अर्थ में होता है, द्वारा सुझाव शब्दों का अर्थ है। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तो और। हमारा अगला क्वेश्चन है, हिंदी व्याकरण के अनुसार वाक्यों के प्रकार लिखिए। तो वाक्य क्या होते हैं? पहले वाक्य जान लेते हैं। तो शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। शब्दों के एक सार्थक समूह को ही वाक्य कहते हैं। सार्थक का मतलब होता है अर्थ रखने वाला, और अर्थ के आधार पर 8 प्रकार के वाक्य होते हैं। कौन कौन से होते हैं? विधानवाचक वाक्य। ठीक है। कौन कौन से? विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, प्रश्नवाचक वाक्य, विस्मयादिवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य और संदेहवाचक वाक्य। बात समझ में आ गई होगी। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग क्या है? उदाहरण सहित समझाइए। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग और प्रत्यय। तो हम उपसर्ग और प्रत्यय दोनों देख लेते हैं। ठीक है। तो उपसर्ग क्या है? उपसर्ग 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, उपधन सर्ग। और प्रत्यय जो होता है, प्रत्यय भी 2 शब्दों से मिलकर बना होता है, प्रतिधन आय। ठीक है। उपसर्ग शब्द प्रारंभ से जुड़ते हैं, जो उपसर्ग होते हैं वो प्रारंभ से जुड़ते हैं, और प्रत्यय जो होते हैं, प्रत्यय शब्द अंतिम में जुड़ते हैं। उपसर्ग शब्द का अर्थ बदलता है या नया अर्थ देता है, लेकिन प्रत्यय शब्द का रूप बदलता है या नया रूप देता है। बात समझ में आ गई होगी। चौथे पॉइंट पे आते हैं कि उपसर्ग क्या होते हैं। उपसर्ग उस शब्द अथवा समूह का नाम है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता एवं जिसे किसी शब्द के पूर्व कुछ सार्थक विशेषता लाने के लिए किया जाता है या जोड़ा जाता है। यानी कि सार्थक शब्द बनाने के लिए जोड़ा जाता है तो वो उपसर्ग में आ जाता है। प्रत्यय की बात करते हैं, जिस शब्दांश का शब्द अथवा धातु में विधान किया जाए वह प्रत्यय कहलाता है। ठीक है। अगर हम उपसर्ग की बात करते हैं उदाहरण की, तो अन्याय, उपयोग, निराश, प्रभाव, विश्वास, सम्मान आदि ये क्या है? उपसर्ग के उदाहरण है। हम प्रत्यय की अगर बात करते हैं, जैसे लड़का,
बड़ा, पढ़ना, खाना, देना, लिखना, ये सब किसके हैं? प्रत्यय के उदाहरण हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के उद्देश्य लिखिए। तो प्राथमिक स्तर पर कहानी शिक्षण के उद्देश्य रुचि का विकास करना, यानी कि प्राथमिक स्तर पर कहानी सुनने से बच्चों में रुचि जागृत होती है। ठीक है, रुचि जागृत होती है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है? कल्पना शक्ति का विकास, यानी कि कल्पना शक्ति का विकास होता है, यानी कि प्राथमिक स्तर पर बच्चा अनेक कल्पनाएं किए हुए होता है, उसके दिमाग में परियों की कहानी, दिवस, स्वप्न आदि भाव जागृत होते रहते हैं। कहानी से उनके कल्पना शक्ति के साथ सोचने की शक्ति का भी विकास होता है, यानी कि कल्पना शक्ति यानी कि वो सोचने की का विकास भी विकसित होता है। तार्किक शक्ति का विकास, यानी कहानी सुनाने पर बच्चे कब, कहाँ, क्यों, कैसे प्रकार के प्रश्न को पूछते हैं। ठीक है, जिससे बालक में तार्किक शक्ति का विकास होता है। यानी कि तार्किक शक्ति का कैसे विकास होता है? जब कहानी बच्चों को सुनाई जाती है तो उनके मन में कई प्रकार के प्रश्न उठते हैं कि ये कैसे हुआ, कहाँ हुआ, कब हुआ। ठीक है, तो ये तार्किक शक्ति का भी विकास हो जाता है। आगे बात करते हैं सामाजिक गुणों का विकास। तो कहानी किसी सामाजिक परिवेश से होता है। तो कहानी किसी सामाजिक परिवेश से होती है, अर्थात कहानी किसी सामाजिक परिवेश से होती है, अर्थात बच्चों को कहानी के माध्यम से शिक्षण कराते समय सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। यानी कि सामाजिक कहानी जब सुनाई जाती है बच्चों को तो सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। तो किसका किसका? रुचि का विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है, तार्किक शक्ति का विकास होता है और सामाजिक गुणों का भी विकास होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, लिखित अभिव्यक्ति की विधाओं पर प्रकाश डालिए। तो इसकी विधाएं कौन कौन सी हैं? पत्र लेखन, निबंध लेखन, नाट्य लेखन और कहानी लेखन। यानी कि पत्र लेखन है, निबंध लेखन है और नाट्य लेखन है या कहानी लेखन है। अगर हम लिखित अभिव्यक्ति से तात्पर्य क्या है कि मौलिक विचारों को स्वतंत्र रूप से लिखकर अभिव्यक्त करने से है। यानी कि अपने मौलिक विचारों को स्वतंत्र रूप से लिखकर अभिव्यक्त करते हैं हम, तो यह लेखन क्या कहलाता है? लिखित अभिव्यक्ति कहलाता है। यह लेखन कौशल से संबंधित है, जो चारों भाषा कौशलों से सबसे अंतिम चरण है। पत्र लेखन, निबंध और नाट्य लेखन और कहानी लेखन, ये सभी लिखित अभिव्यक्ति के साधन हैं। यानी कि लिखित अभिव्यक्ति के साधन कौन कौन से हैं? पत्र लेखन है, निबंध लेखन है, नाट्य लेखन है या कहानी लेखन है। क्योंकि इन गतिविधियों के द्वारा बच्चों को पत्र, निबंध, नाटक और कहानी लेखन का विकास किया जाता है। ठीक है, बात समझ में आ गई होगी। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, किन्हीं 4 विराम चिन्हों को सउदाहरण स्पष्ट कीजिए। तो विराम चिन्ह क्या होते हैं? भाषा के लिखित रूप में उक्त ठहरने की स्थान पर जो निश्चित संकेत चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। यानी कि कहाँ पर किसी वाक्य में कहाँ पर रुकना है, इसलिए विराम चिन्हों का उपयोग किया जाता है। और हिंदी में 13 प्रकार के विराम चिन्ह इस प्रकार हैं। कौन कौन से? पूर्ण विराम। पूर्ण विराम किसी भी वाक्य के अंत में लगाया जाता है। ठीक है, जब कोई वाक्य समाप्त होता है तो पूर्ण विराम। फिर बात करते हैं अल्प विराम, प्रश्नवाचक चिन्ह जब प्रश्न पूछा जाता है, कोष्टक चिन्ह किसी का उपनाम या तो वो कोष्टक, अवतरण चिन्ह कोई हाईलाइट करना है, जैसे अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, तो हरिऔध को हमने क्या कर दिया? अवतरण या उदाहरण चिन्ह में वो कर दिया। ठीक है, विस्मयादि बोधक चिन्ह, अरे वाह आज तो ये है, तो यानी कि विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा दिए जहाँ। ठीक है, लाघव चिन्ह, निर्देशक चिन्ह, विवरण चिन्ह, ये क्या है? सभी अर्ध विराम चिन्ह, उप विराम चिन्ह, योजक चिन्ह, ये सभी क्या है? और हमसे पूछा है कि किन्हीं 4 विराम चिन्हों का उदाहरण सहित दीजिए। तो लड़के का पैर फिसल गया,
इसमें देखो हमने पूर्ण विराम का यूज किया है और लास्ट में पूर्ण विराम लगा दिया गया, तो ये कौन सा हो गया, पूर्ण विराम। अर्ध विराम क्या होता है, सूर्यास्त हो गया और ये अर्ध विराम का यूज कर दिया गया, लालिमा का स्थान कालिमा हो गया। ठीक है, फिर क्या है, अल्प विराम। अल्प विराम BA PhD ये क्या है, सभी अल्प विराम हैं। उपविराम क्या होता है, उपविराम माँ के बाद उपविराम लगा दिए हमने, ममता की प्रतिमूर्ति है, यानी कि माँ ममता की प्रतिमूर्ति है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उपसर्ग एवं प्रत्यय में अंतर स्पष्ट कीजिए। ठीक है, तो उपसर्ग दो शब्दों से मिलकर बना है, उपधन सर्ग, और प्रत्यय भी दो शब्दों से मिलकर बना है, प्रतिधन अय। ठीक है, उपसर्ग शब्द प्रारंभ से जुड़ते हैं और प्रत्यय क्या होते हैं, अंतिम से जुड़ते हैं। उपसर्ग शब्द का अर्थ बदलता है लेकिन प्रत्यय शब्द का रूप बदलता है। ठीक है, अगला क्या है कि उपसर्ग उस शब्द अथवा समूह का नाम है जिसका स्वतंत्र प्रयोग नहीं होता है एवं जिसे किसी शब्द के पूर्व कुछ सार्थक विशेषता लगाने के लिए जोड़ा जाता है। लेकिन प्रत्यय क्या होता है, जिस शब्दांश का शब्द अथवा धातु में विधान किया जाए वह प्रत्यय कहलाता है। उदाहरण के तौर पर उपसर्ग की अगर हम बात करते हैं तो उदाहरण क्या क्या होते हैं, अन्याय, उपयोग, निराश, प्रभाव, विश्वास, सम्मान। और प्रत्यय की बात करते हैं तो लड़का, बड़ा, पढ़ना, खाना, देना, लिखना, भलाई, बुराई, ये सब क्या है, प्रत्यय के उदाहरण हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, अव्ययी भाव समास को उदाहरण सहित समझाइए। तो अव्ययी भाव समास क्या होता है, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो तथा वह प्रधान भी हो, अव्ययी भाव समास कहलाता है। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जिस समास का प्रथम पद अव्यय हो तथा वह प्रधान भी हो, वो अव्ययी भाव समास कहलाता है। यानी कि अव्ययी भाव समास में प्रथम पद अव्यय तथा दूसरा पद संज्ञा होती है। इस समास में कभी दूसरा पद भी प्रधान होता है। इस समास में क्या होता है, कभी दूसरा पद प्रधान होता है। जैसे भर पेट, यथासंभव, ठीक है, दिनों दिन, उपहार, अधिभार, यथाशक्ति। ठीक है, ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण थे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम के प्रकार भी लिखिए। तो सर्वनाम क्या है, संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। सर्वनाम किसे कहते हैं, सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्द सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे वह खेलता है, वे घर जाते हैं, यह राम की पुस्तक है, वह सिलाई करती है, ये सभी क्या हैं, सर्वनाम के उदाहरण हैं। अगर हम सर्वनाम के प्रकारों की बात करते हैं तो सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है, जैसे तुम, वह, मैं, वे, तुम्हारा, हमारा। निश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें निश्चित हो, ठीक है, यह, वह, इस, उस, ये, वे, ये क्या है, निश्चयवाचक सर्वनाम है। अनिश्चयवाचक जिसमें निश्चय ना हो, ठीक है, कोई, कुछ, जहाँ, वहाँ, ठीक है, ये अनेक क्या है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम जिसमें कुछ निश्चित नहीं रहता, वो अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। फिर संबंधवाचक सर्वनाम जैसे जो, सो, जिसका, ये सभी संबंधवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक जैसे कौन आया, कहाँ, कब आया, क्यों आया, कैसे आया, ये क्या है, सभी प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अब बात करते हैं निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम में क्या होता है, खुद की बात होती है। जैसे आप, स्वयं, निज, खुद, यानी कि निजवाचक सर्वनाम वो होते हैं जो स्वयं की बात करते हैं। निज यानी कि अपने स्वार्थ कह सकते हैं, ठीक है, निजवाचक सर्वनाम में आते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, औपचारिक एवं अनौपचारिक पत्र में अंतर स्पष्ट कीजिए। औपचारिक पत्र और अनौपचारिक,
तो औपचारिक की अगर हम बात करते हैं तो ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं। औपचारिक में वो पत्र लिखे जाते हैं जिन्हें हम जानते तक नहीं हैं, लेकिन अनौपचारिक में वे पत्र लिखे जाते हैं जिनको हम जानते हैं, जैसे अपने मित्र को जानते हैं, ठीक है, और पिता को जानते हैं, भाई बहन को, किसी दोस्त को जानते हैं, तो वो अनौपचारिक में आएगा। औपचारिक में क्या होता है, वे पत्र होते हैं जिसको हम नहीं जानते हैं उनको पत्र लिखते हैं, तो वो औपचारिक पत्र होते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम जिस इंसान को नहीं जानते हैं उसको पत्र लिखते हैं औपचारिक में, लेकिन अनौपचारिक में वे पत्र लिखे जाते हैं जिसको हम जानते रहते हैं, वो अनौपचारिक पत्र होते हैं। जैसे अपने पिता को पत्र लिखना है, मित्र को लिखना है, या बहन को लिखना है, या भाई को लिखना है, तो ये अनौपचारिक में हो जाते हैं। औपचारिक की बात करते हैं, दूसरा अंतर क्या है कि ये पत्र शालीन व शिष्ट शैली में लिखे जाते हैं, यानी कि ये शालीन और शिष्ट में लिखे जाते हैं औपचारिक में। और अनौपचारिक में क्या होता है, ये पत्र मम स्पर्शी शैली में लिखे जाते हैं, ठीक है। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, इसमें अभिवादन नहीं लिखा जाता है, इसमें अभिवादन लिखा जाता है। यह लंबे और जटिल वाक्यों में लिखा जाता है। ये औपचारिक क्या होता है, लंबे और जटिल वाक्यों में लिखा जाता है, लेकिन अनौपचारिक में क्या होता है, यह कम और सरल वाक्यों में लिखा जाता है। औपचारिक पत्र सूझबूझ तथा दिमाग से लिखे जाते हैं, यानी कि औपचारिक को बिना जान पहचान व्यक्ति को लिख रहे हैं ना, तो सूझबूझ तथा दिमाग से सीखे जाते हैं, ठीक है, या लिखे जाते हैं। या और अनौपचारिक पत्र हृदय से लिखे जाते हैं, अर्थात मतलब अपने मित्र को लिख रहे हो तो अपनी भावनाओं को लिखते हो उसमें कि भाई ऐसा है, ठीक है। तो औपचारिक और अनौपचारिक समझ में आ गई होगी बात। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। तो मित्रों, हमने 2016 से लेकर के 2023 तक के सभी क्वेश्चनों को कवर कर लिया है, और ये 100% हम कहते हैं कि अगर आप 2 से 3 बार सभी वीडियो को देख लेते हैं, 2 से 3 बार वीडियो को देख लेते हैं, तो इससे कोई भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएंगे, क्योंकि हम कई बार बता चुके हैं 2016 से लेकर 2023 तक के मॉडल पेपर को हमने पूरा कवर कर लिया है। तो मित्रों, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने मित्रों में शेयर कर दीजिए। और जिन सब्जेक्टों की आपको वीडियो नहीं मिल रही है तो हमारे प्लेलिस्ट में जा करके या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जा करके सभी वीडियो मिल जाएंगी। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।